गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए क्लास आपकी प्यारी सी स्माइल से स्टार्ट करते हैं। क्या आप खुश हैं सीए इंटर पढ़ते हुए? हैं? बहुत खुश हैं, क्या बात है। तो चलिए खुशी खुशी बताइए, क्या आपको AS2 याद है? याद है? AS2 ब्रेक ख़त्म हो चुकी है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, देखना मुझे ये है कि फटाफट सबसे पहले आंसर मुझे कौन देता है। फटाफट आंसर आना चाहिए। पैरा नंबर 6 में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट। अभी मैंने पूछा नहीं है क्वेश्चन ये है, इसके अंदर जब हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज, जब हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज, इसके अंदर किसकी कॉस्ट आती है? कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ व्हाट? रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल किसके केस में? मैन्युफैक्चरर के केस में। तो ट्रेडर के केस में किसकी आएगी? फिनिश गुड की। ठीक है, तो हमने पढ़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के पैरा 6 में कि भाई जो कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ परचेज, फिर इसमें ऐड करते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, फिर इसमें हम ऐड करते हैं अदर कॉस्ट। हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो कॉस्ट ऑफ परचेज है इसमें किस चीज़ की कॉस्ट आती है? तो हमने कहा भाई रॉ मटेरियल किसका? मैन्युफैक्चरर का। और फिनिश गुड किसका? ट्रेडर का। क्योंकि ट्रेडर तो फिनिश गुड खरीदेगा तो वो दिखाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदेगा तो वो दिखाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज। क्लियर है? ये बात हमें समझ में आ गई थी। अब सपोज हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर की, ये क्या खरीदता है? रॉ मटेरियल। अब सपोज साल के स्टार्टिंग में, ये वाला साल शुरू हुआ, इस साल के स्टार्टिंग में ओपनिंग इसके पास 100 यूनिट्स थी रॉ मटेरियल की। क्या हो सकती हैं ओपनिंग में यूनिट्स? हो सकती है। अगर लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा तो इस साल का ओपनिंग होगा। ओपनिंग में 100 यूनिट्स थी, इसने ड्यूरिंग द ईयर सपोज 500 यूनिट्स और खरीदी। ठीक है, तो इसके पास रॉ मटेरियल हुआ 600 यूनिट्स। इस रॉ मटेरियल को यूज़ करके इसने फिनिश गुड जब बनाया तो ये सारा रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर पाया। हो सकता है, लॉजिकल सी बात है। सपोज इसने 450 यूनिट्स रॉ मटेरियल यूज़ करा फिनिश गुड बनाने में, यानी कि हम बोल सकते हैं रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक बच गया 150 यूनिट्स। ठीक है, ओपनिंग में इसके पास 100 यूनिट थी, साल में इसने 500 यूनिट खरीदी, टोटल हो गया 600 यूनिट। इसने इस 600 यूनिट में से 450 यूनिट यूज़ करके फिनिश गुड बनाया। अब जब हम निकालेंगे फिनिश गुड की कॉस्ट, जब हम निकालेंगे फिनिश गुड की कॉस्ट, उसमें हम डालेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो मुझे ये बताओ कितने यूनिट्स की कॉस्ट हम लोग डालने वाले हैं? सोच के बताना। मतलब ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास? या तो मैं टोटल 600 यूनिट्स की डाल दूं, या फिर जितना कंज्यूम हुआ उतनी, जितना कंज्यूम हुआ उतना, है ना। ये बात मैंने आपको स्पेसिफिकली नहीं बताई, ये समझने वाली बात है। AS2 कह रहा है कॉस्ट ऑफ परचेज, तो कॉस्ट ऑफ परचेज तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट ले लेंगे। कितने रॉ मटेरियल की लेंगे हम? जितना हमने कंज्यूम किया है।
ठीक है, तो AS2 में जब हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज, इसका मतलब होता है उतनी ही कॉस्ट लोगे जितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया है। अब बात ये है कि भाई मटेरियल कितना कंज्यूम किया, कैसे निकालें। ठीक है, जैसे पुनीत आप अभी क्या खा रहे थे, एप्पल। एप्पल, तो सपोज आपको ना एप्पल खाने का बड़ा शौक है, कोई और फ्रूट बोलो, छोड़ो एप्पल। पुनीत तुमने क्यों खाया एप्पल? कुछ और खाना चाहिए था। बताओ तुम्हारा फेवरेट फ्रूट। मैम फ्रूट छोड़ो, हमें तो चॉकलेट्स पसंद है। चलो, तो भाई आपको चॉकलेट्स पसंद है। अब सपोज मंडे को, ठीक है, वीक के स्टार्टिंग में आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, या आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं। ड्यूरिंग द वीक आपने AS2 के अच्छे अच्छे आंसर्स देकर 5 चॉकलेट और ले ली क्लास में। ठीक है, संडे को आपके पास 4 चॉकलेट बची हैं। तो मैंने आपसे पूछा बाकी कहाँ गई? मैंने बोला मंडे को 10 चॉकलेट थी, आपने ड्यूरिंग द वीक 5 और ले ली, अब आप बोल रहे हो 4 बची हैं, बाकी कहाँ गई? कहाँ गई? छोटे भाई बहन ने खा ली? हाँ, कहाँ गई बाकी? तो आपने कहा भाई बाकी तो मैम हमने खा ली। खाली को ही इंग्लिश में मैं बोल सकती हूँ कंज्यूम्ड। आपने चॉकलेट्स खा ली, रॉ मटेरियल हमने इशू कर दिया प्रोडक्शन में, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब अगर मैं आपसे बहुत ही मुश्किल सवाल पूछूं कि आपने कितनी चॉकलेट खा ली, बताओ। 11। कैसे निकाला आपने? 10 + 5 - 4। आपने मुझे ये नहीं बोला मैम पहले कोई फॉर्मूला दो फिर हम बताएंगे कितनी चॉकलेट खा ली। तो कैसे आपने अपने आप कर लिया 10 + 5 - 4? अपने आप कर लिया ना, वही लॉजिक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला बना लोगे? क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जितने भी हमारे ये फॉर्मूलेज होते हैं ये वैसे तो सारे के सारे लॉजिकल होते हैं। थोड़ा सा अगर हम सोचें तो अगर हमें फॉर्मूला ना भी पता हो तो भी हम लोग खुद से यही काम करेंगे। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि रॉ मटेरियल की जब हम कॉस्ट लेते हैं, सारी कॉस्ट नहीं लेते। कितने मटेरियल की कॉस्ट लेते हैं? जितना हमने कंज्यूम किया। अब अगर क्वेश्चन बाई चांस इसमें हमारे साथ शैतानी करे, हमारा दोस्त हमें सीधा सीधा ना बताए मटेरियल कंज्यूम्ड, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है, तो चलो पेपर में आए हुए थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट टाइम हमने May 19 ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन किया था। अब आज क्वेश्चन करते हैं November 19। पेज नंबर 46, November 19। November 19, new course. Mr. Rakshit gives you the following information relating to items forming part of inventory as on 31st March 19. His factory produces product X using raw material A. 800 units of raw material A purchased at rupees 140 per unit. Replacement cost of raw material is 190 rupees. Then 650 units of partly finished goods in the process of producing X, cost incurred till date 310 rupees. These units can be finished next year by incurring additional 50 rupees. 1800 units of finished product X, total cost incurred 360, expected selling price 350 rupees. तो आसान है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमें करना है सारी इन्वेंट्री का। तो देखिए क्या आएगी वैल्यूएशन।
9,37,000, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास आया है, बिल्कुल करेक्ट है, 9,37,000। क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए 937, और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन भी बनाइए कि हम कैसे इसको आंसर को लिखेंगे पेपर के अंदर, क्योंकि दोनों ही काम इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। 9,37,000 निकालना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, किस किस का आ गया आंसर? 9,37,000। तो रॉ मटेरियल किस पर वैल्यू होगा?
कॉस्ट पर 140 रुपीज़। क्या यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 24 लगेगा? नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि कॉस्ट ही हमारी कम है, तो पैराग्राफ नंबर 24 यहाँ पर लगेगा ही नहीं। तो ये हमारी वैल्यूएशन अमाउंट निकालोगे, टोटल करोगे 937। तो पेपर में जब हम आंसर लिखेंगे तो इस टाइप से टेबल बना देंगे, हमेशा बेस्ट है। सारे अमाउंट्स एकदम क्लियरली विजिबल हैं। ये बताओ, टेबल से पहले इंट्रोडक्टरी लाइन क्या लिखोगे? As per AS2, titled valuation of inventories. Inventory is valued at lower of cost and net realizable value. इसका तो पैराग्राफ नंबर मेंशन कर सकते हो। कौन सा पैराग्राफ है? पैराग्राफ 5। तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। और कुछ लिखना है इसमें? लास्ट में चलो एक लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 937। हमने स्टार्टिंग में हेडिंग दे दी है तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च। तो और कुछ लिखना है इसके अलावा? तो भाई स्टार्टिंग में हमने कहा एज पर AS2 titled valuation of inventories and as per para 5 inventory valued at cost और NRV whichever is lower। इसके अलावा कुछ लिखेंगे? ध्यान से देखो, जो भी कैलकुलेशन करेंगे ना उससे रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो लिखेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन में ना एक कैलकुलेशन आ रही है, ये वाली। तो NRV हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसके साथ साथ हम ये भी लिखेंगे, वेयर NRV इज इक्वल्स टू एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट इनकर्ड नेसेसरली टू मेक सेल। तो जहाँ आपने NRV कैलकुलेट करा वहाँ पर NRV बता दो क्या होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेलिंग प्राइस में से दो चीज़ें हम माइनस करते हैं। तो स्टार्टिंग में दो ही चीज़ हमें लिखनी है और हमारा टेबल बनाना है, और पूरे के पूरे 5 मार्क्स हमारे हाथ में। ठीक है, तो कंप्लीट कर लो क्वेश्चन ये, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, डन कर लिया सबने? तो चलो आगे चलते हैं। मई 2019 न्यू कोर्स। तो लग तो रहा है देखने पर कि क्वेश्चन हो जाएगा। वुडन प्लाईवुड लिमिटेड हैज़ अ नॉर्मल वेस्टेज of 5% in the production process. During the year 1920, company used 16,000 MT metric tons of raw material, costing rupees 190 per metric ton. At the end of the year, 950 MT of wastage was in stock. Accountant wants to know how the wastage is to be treated in books, and you are required to calculate abnormal loss and treatment of normal and abnormal loss. तो देखिए वैल्यू निकालिए लॉस की, 30,000। एक आंसर आया है 30,000। और देखिए तो 30,000 जो सबसे पहले आंसर आपने निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट है। सोल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिए पेपर में, ऐसे ही हमें लिखकर आना है। उम्मीद है डाउट इस क्वेश्चन में कोई नहीं होगा। तो पहले पार्ट है समझना, वो पार्ट हमने कंप्लीट करा। अब उतना ही क्रूशियल पार्ट है पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो अच्छे से सोल्यूशन आप देखो, पेपर में हमें ऐसे ही लिख कर आना है, तभी 5 मार्क्स हमारे हाथ में आएंगे।
अभी जो मेहनत करेगा क्लास में उसको टेस्ट में भी फल मिलेगा। जो क्लास में आनाकानी करेगा, अरे यार इतना सारा कौन लिखेगा, उसको फिर टेस्ट में भी मुसीबत उठानी पड़ेगी। तो जिनका कंप्लीट हो गया है आप आगे बढ़ सकते हो अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2017 ओल्ड कोर्स। नवंबर 17 ओल्ड कोर्स में जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी प्रेजेंटेशन तो हम ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं, तो अभी तो आंसर निकालो करेक्ट एकदम। चॉकलेट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, नवंबर 17 में आया हुआ सवाल। तो जिसका भी सबसे पहले हो जाए वो यहाँ आके सॉल्व कर सकते हो। प्रेजेंटेशन हमने ऑलरेडी क्लास में करी हुई है ऐसे सिमिलर क्वेश्चन की, तो रजिस्टर के पन्ने पलट के देख सकते हो प्रेजेंट कैसे करना है। अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट इनवर्ट सब कॉस्ट में ऐड होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। तो देखो अभी मैं आंसर कंफर्म नहीं कर रही, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप यहाँ आके सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करना है और बिल्कुल पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे जैसे आपने ऑलरेडी सीख ली है कि कैसे करना है प्रेजेंट।
क्या यहाँ पे पैरा 24 का रेफरेंस देना है? देना है। रीज़न, रॉ मटेरियल की जो एनआरवी है वो कॉस्ट से कम आ रही है। तो जब भी मटेरियल की एनआरवी कॉस्ट से कम है तब पैरा 24 लग जाएगा। वेरी गुड। रॉ मटेरियल लिखेंगे 440, साथ में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। तो फर्स्ट पार्ट देखें, वैल्यूएशन यही आएगी 20,24,000।
उम्मीद है कॉस्ट सबकी आ गई होगी ना, 440 और 660। $17,40,000। और फिक्स्ड ओवरहेड्स के साथ एक लाइन और लिख दो, एब्जॉर्ब्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। तो नॉर्मल दिया है तो हम लिख देंगे एब्जॉर्ब्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, एक्चुअल है तो एब्जॉर्ब्ड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी, दोनों है तो नॉर्मल और एक्चुअल, विच एवर इज हायर। वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया। तो क्लैपिंग हो जाए शीतल, शीतल के लिए, हाँ वेरी गुड, और एक चॉकलेट आपकी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नवंबर 17, क्या लग रहा है पेपर में आए हुए सवाल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? यानी कि हम अपने 5 नंबर पक्के समझ लें। तो भाई सीए इंटर में 5 नंबर जो है हमारे पक्के होते हैं। तो ये हमारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबके क्वेश्चन कंप्लीट हैं? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? पक्का? कोई तो डाउट होना चाहिए। किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा मुझे डाउट है, नवंबर 19 के बाद कोई क्वेश्चन आए नहीं पेपर में? तुम्हें पूछना चाहिए था, सोचो, बोलो। मैंने तुमसे पूछा क्या क्वेश्चन आए ही नहीं? हमने नवंबर 17 कर लिया, मई 19 कर लिया न्यू और ओल्ड, नवंबर 19 कर लिया न्यू कोर्स, और मैंने बोला एग्ज़ाम के क्वेश्चन खत्म हो गए। तुमने बोला बहुत बढ़िया। मैम झूठ थोड़ी बोलेंगी, हो गए ख़त्म। हाँ, इसके बाद अगला पेपर बोलो कौन सा है? देखो नवंबर 19 के बाद मई 20, ये तो पेपर हुआ ही नहीं था,
क्यों नहीं हुआ था? कोविड की वजह से। उसके बाद नवंबर 20 वाले पेपर में AS2 नहीं आया था। बहुत ही रेयर, कभी कभी ऐसा होता है कि AS2 नहीं आता, तो नवंबर 20 में AS2 नहीं आया था। उसके बाद जनवरी 21, देखते हैं इसमें AS2 आया था या नहीं। आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट में 2 पेपर्स पूरे पूरे डले हुए हैं। नवंबर 20 पूरा डला हुआ है फुल पेपर, जनवरी 21 पूरा डला हुआ है। नवंबर 20 में तो AS2 का क्वेश्चन था ही नहीं। हम लोग देखते हैं जनवरी 21। जनवरी 2021 पेपर पेज 425। ये पूरा पेपर डला हुआ है। कभी भी आपका मन करे पेपर देखने का तो आप देख सकते हो। और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का क्वेश्चन है, इन्वेंट्री वैल्यू करनी है। जिसको मैं बोलूँगी उसको यहाँ पर आकर के सॉल्व करना होगा विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आपकी नहीं, अब मेरी चॉइस है। अब मैं जिसको बोलूँगी उसको यहाँ पर आकर सॉल्व करना होगा। पेज नंबर 425, 425। हाँ जी, यानी कि सॉल्व तो कुछ कुछ बच्चों ने कर लिया है, तो क्या बुला लिया जाए किसी को भी दिल की धड़कनें तेज होते हुए? तो देखो, लास्ट रो, लास्ट स्टूडेंट। अब तो चांस आ गए, अब तो जितना हुआ है आके करना पड़ेगा। तो आ जाओ, कंप्लीट नहीं हुआ तो यहीं आके करना पड़ेगा आपके साथ, आपके फ्रेंड। ओहो, आंसर भी तो दोस्त बता रहे हैं कि भाई देख, तू हमारा भाई है, ये आंसर है, लिख कर आ जाना। आओ आओ, हिम्मत करके आओ। देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम इस टाइप के कितने सारे क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, है ना? तो इसके साथ तो दोस्ती करनी पड़ेगी। तो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ अभी? जितना हुआ चलो उतना ही लिख दो। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करना तो हमें आ गया। AS2 का क्वेश्चन नहीं भी आता हो तो ये तो पक्का लिख कर आएंगे, हाँ।
तो वेरी गुड, बिल्कुल करेक्टली लिखा। पैरा 5 भी मेंशन किया भाई, एज पर पैरा 5 ऑफ AS2 स्टॉक विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। देखो टेबल जब भी बनाओ ना, हेडिंग ज़रूर लिखो। तो टेबल की हेडिंग ज़रूर लिखो, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। As on 31st March 19। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 31.03.19 बिल्कुल करेक्ट है। टेबल बनाना भी बिल्कुल करेक्टली हमें आ गया है, ऐसा ही टेबल बनाना है, ईजिली हर क्वेश्चन में बनाएंगे और बेस्ट प्रेजेंटेशन है। एब्सोल्युटली करेक्ट। पार्टली फिनिश गुड की NRV लिखी है तो साथ में वर्किंग नोट डाला है, फिनिश गुड की NRV लिखी है साथ में वर्किंग नोट डाला है। वेरी गुड। तो तीनों को आप टोटल कर दो और फिर आप बड़ा बड़ा लिखना। तीनों को टोटल कर दो और टोटल अमाउंट बड़ा बड़ा लिख देना, वैल्यू कितनी आ रही है। तुम अपना ही रजिस्टर लाए हो ना या दोस्त का ले आए हो? अपना ही है। 371,200। वेरी गुड। वर्किंग नोट भी बनाने हैं। वेरी गुड, बहुत ही सही तरीके से हमने प्रेजेंट किया। NRV ऑफ पार्टली फिनिश यूनिट इज estimated selling price minus estimated completion cost minus cost incurred necessarily to make sale।
एनआरवी का फॉर्मूला एक बार लिख दिया, दोबारा रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोबारा सिर्फ कैलकुलेशन शो करेंगे। हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व किया, वेरी गुड। एक चॉकलेट आपकी, ये बुक मेरी है, चॉकलेट आपकी है। तो देखो, आप जब आए थे तब आप कितना डर रहे थे, और लेकिन आपने करेक्टली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो दिल से अब यही आवाज़ आ रही है कि मैम अगली बार बुला लेना, अब आ जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है, इसलिए स्टेज पर आते रहना चाहिए ताकि वो फियर जो है वो ख़त्म हो जाता है। देखिए क्वेश्चन, देखिए आराम से, क्या इसमें कहीं कोई डाउट है? हाँ जी, एनआरवी देखना, एनआरवी चेक करते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें निकालनी है, WIP की भी और फिनिश गुड की भी, दोनों के लिए। देखिए सेलिंग प्राइस हमारे पास है 280, ब्रोकरेज है 5%, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस है, माइनस कर देंगे 5%। किसका होगा 5%? 280 रुपीज़ का। और WIP के केस में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी माइनस हो जाएगी, जो हमें गिवन है, कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ 50, तो वो माइनस कर देते हैं। ये हमारी आ गई रेलेवेंट NRV। तो WIP ये अमाउंट आ रहा है 216 और फिनिश गुड आ रहा है 266। ठीक है, क्लियर? जो ब्रोकरेज होती है वो क्या होती है? इट इज़ इन द नेचर ऑफ सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग कमीशन समझेंगे और उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और कोई डाउट नहीं? यानी कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन हम कर लेंगे। बताओ सी एंटर मुश्किल है या आसान है? अभी देखो, तुम्हारे साथ जब आसान होता है तो फिर चीज़ें साथ में लग जाती हैं। अभी तक तो आसान ही है। बात तो ये है कि एक एक क्वेश्चन बस पेपर का आसान बनता जाए तो पूरा पेपर जो है आसान हो गया। तो AS2 तो हमारे हाथ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन अब मैं कराऊंगी आपको, जुलाई 21 पेपर में आया हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट जो लास्ट पेपर हुआ था, वो आपकी बुक में नहीं है, वो मैं डिक्टेट कराऊंगी क्वेश्चन। लेकिन लास्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले 5-10 मिनट ले लो। AS2 में हमने जितना कुछ पढ़ा है सारा का सारा रिवाइज कर लो। फिर मुझे चाहिए एक ऐसा स्टूडेंट जो खुद को वॉलंटियर करे कि मैम मुझे सारा याद है, मैं उससे कोई भी 2 क्वेश्चन पूछूंगी, वो आपको आंसर करने हैं, सही कर दिए तो 2 चॉकलेट आपकी। ठीक है, तो क्या करना है, AS2 पूरा रिवाइज कर लो जितना हमने किया रजिस्टर में। बुक में से भी हमने कुछ किया था। AS2 कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, AS2 इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या नहीं आता, और डिस्क्लोजर में क्या क्या आएगा। ठीक है, फिर आपको ये कहना है कि मैम जो मर्जी पूछ लो, मुझे सारा आता है, मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर देना है।
हाँ जी, है कोई वॉलेंटियर? अभी पढ़ रहे हो? इतना स्वीटली पढ़ रहे हो ना वैसे तुम लोग, एकदम मतलब फ़ोटो लेने वाला मोमेंट है। इतने सीरियस बच्चे एकदम पूरा पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो जैसे आपको लगे हो गया, आपने सारा रिवाइज कर लिया है, वैसे ही आप हैंड रेज कर देना और घबराना मत कि अगर आंसर गलत हुआ तो आपकी हार होगी। अगर आंसर गलत हुआ तो हार आपकी नहीं मेरी होगी, कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पाई कि आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन होगा इजी या मुश्किल, डिपेंड करेगा तुम्हारी तैयारी पर। अच्छा, इतना पढ़ा था हमने ES2 में कि अभी रिवीजन ख़त्म नहीं हो रही तुम्हारी? अच्छा चलो, मैं क्वेश्चन बताती हूँ, बोलो उसका आंसर कौन करेगा, है ना? ज़्यादा तूफ़ानी हो गया है ना, कि पहले हम वॉलेंटियर करेंगे फिर आप क्वेश्चन बताओगे। अच्छा चलो, स्टार्टिंग वाला चैप्टर है, कम तूफ़ानी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता दो मुझे, पेज नंबर 42। ठीक है, जो बताएगा हैंड रेज करके, फिर मैं अगला क्वेश्चन भी पूछूंगी, दोनों सही होंगे तो 2 चॉकलेट आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर पेपर में आता है तो हमारा आंसर क्या होगा? और फिर अगला भी आंसर करना पड़ेगा जो मैं पूछूंगी। दोनों सही होंगे तब चॉकलेट मिलेगी। देना रेडी हो आंसर देने के लिए? नहीं, रेडी रहो, क्यों क्यों घबराते हो? देख लेंगे, मैक्सिमम क्या होगा, चॉकलेट नहीं मिलेगी, मैक्सिमम ही होगा, कोई बात नहीं। चलो बताओ आप क्वेश्चन सेकंड का आंसर। माइक है हमारे पास? Wasted material or labor, like those cost, like abnormal loss. Second, administrative and selling expenses, administrative expensive. Third, storage cost, unless it is previously um, uh, previously considered in the production process. And fourth one is selling one, I guess. सेलिंग? सेलिंग क्या Selling आगे? and distribution cost. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो आंसर तो करेक्ट है, लेकिन लैंग्वेज को और रिफाइन करना है। तो ठीक है, आपने ट्राई किया, कोई और ट्राई करना चाहेगा? और बिल्कुल सही सही लिखकर आए, शब्द बाय शब्द, तो पूरे 5 मार्क्स हमारे हाथ में आए। इस और बेटर तरीके से कोई आंसर दे सकता है? पॉइंट्स तो सारे आ गए हमारे पास, सेंटेंस फ्रेम करने की बात है। दे दीजिएगा माइक। abnormal wastage of labor material. Second, storage. तो फर्स्ट हो गया एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ, हमने देखा था एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड रिसोर्सेज लाइक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ओके। Second, storage unless it is necessary for production. Process. स्टोरेज कॉस्ट अनलेस इट इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन।
process further. अब देखो, खुद ही देखो, मीनिंग पूरा आना चाहिए, इसमें तो आया नहीं, क्या डालें और इस सेंटेंस में? Further production process. अनलेस इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। और कुछ में क्या होगा? AS2 की लैंग्वेज याद करो एज इट इज। AS2 की लैंग्वेज याद करो एज इट इज। देखते हैं कौन सा बच्चा फिर सुनाएगा बिल्कुल एज इट इज। पेज नंबर 39 पर जो हमने पढ़ा था, पैराग्राफ नंबर 13। बात समझ में आ रही है ना? अपने शब्द बनाते हैं, थोड़ा सी कमी वहाँ रह ही जाती है, तो क्या ज़रूरत है, हमें तो एज इट इज़ गिवन है, उसको ऐसे ही लर्न कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा ऐसे ही आसान है लर्न करना। लर्न करो और सुनाओ बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड। माइक ले लीजिए। मिल के भी कर सकते हैं, फिर चॉकलेट चली जाएगी, तो मिल के लर्न करते हैं। या चलो 1 मिनट पहले आपके पास जो एज इट इज सुनाएगा ना चॉकलेट, उसकी। पॉइंट नंबर C में पूरा लाइन छोड़ सकते हो आप, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स काफ़ी हैं। पॉइंट C पूरा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 2 पॉइंट्स वर्ड बाय वर्ड लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, बस 1 मिनट और है, कोई सुनाएगा तो सुनाएगा, नहीं तो हम मिलके याद करेंगे। मोस्टली तो वैसे लर्न करने में गर्ल्स आगे होती हैं, बाकी हम देख लेते हैं अपनी क्लास में। लर्न करना है वर्ड बाय वर्ड तो गर्ल्स इसमें आगे रहती हैं। डन, दे दीजिए। Abnormal amount of wasted material, labor or other production cost. वेरी गुड। Storage cost, unless it is unless these costs are necessary in the production process prior to the production cost. प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन। Stage. वेरी गुड। Administrative overheads, selling and एंड distribution सेलिंग एंड costs. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वेरी गुड, एक बार ही मिलके कर लें सब। सबसे पहली कॉस्ट क्या एक्सक्लूड होगी? एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड। सेकंड, स्टोरेज कॉस्ट अनलेस बोल दिया सबने? ना 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 हो गया या सबने बोल दिया? स्टोरेज कॉस्ट अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू अ फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। फिर तो आसान है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ, अगर वो आंसर दे दिया तो 2 चॉकलेट, नहीं तो 1 चॉकलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 करते समय हमने एक चीज़ सीखी थी, जो मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमारे सॉल्यूशन में हम एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे। वो लाइन क्या थी? सॉल्यूशन मत देखना आप। ठीक है, तो आपको याद है? अच्छा चलो, पहले तो टर्न उनकी है, अगर आप आंसर देते हो। हमने ये सीखा था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें 2-3 आइटम्स होंगी, उसकी कॉस्ट दे रखी होगी, उसकी एनआरवी दे रखी होगी, तो जब हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे तो पैरा 5 तो लिखेंगे ही, साथ में एक लाइन हम एडिशनल लिखेंगे। वो लाइन क्या थी? तो चलिए कोई बात नहीं, टर्न आपको मिलेगी, बताइए।
Inventories are valued on item by item basis. यस एब्सोल्युटली करेक्ट. क्या लाइन सीखी थी हमने? ऐसे क्वेश्चन में हम एक लाइन एडिशनल डालेंगे. एज पर AS2 इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस. वेरी गुड. तो दोनों को एक एक चॉकलेट मिलेगी. तो बिल्कुल अलग अलग प्रकार की चॉकलेट्स हैं हमारे पास. लीजिए जाजी, चूज करवा दीजिए जोन सी भी आप लेना चाहो. जिसको पहले मिलेगी, जिसको पहले आप दोगे उसके पास चॉइस ज़्यादा होगी. यहाँ पर आती है किस्मत. तो हार्ड वर्क और डेस्टिनी दोनों की ही ज़रूरत है हमें लाइफ में. हाँ, तो देखो हार्ड वर्क और डेस्टिनी दोनों की ही हमें ज़रूरत है. हार्ड वर्क किससे मिलता है? वो तो हार्ड वर्क से ही मिलता है. डेस्टिनी किससे मिलती है? डेस्टिनी क्या कोई भगवान जी ऊपर बैठ के लिख रहे हैं और एक की डेस्टिनी खराब लिख रहे हैं और एक की अच्छी? चॉइसेस हैं हमारी. गुड. हमारी जो चॉइसेस होती हैं, हम जो एक्शंस करते हैं, उसी से हमारी डेस्टिनी जो है बनती है. तो यानी कि हमारी डेस्टिनी हमारे हाथ में होती है. तो हार्ड वर्क वो भी हमें चाहिए, डेस्टिनी वो भी हमें चाहिए. सीए करने वाली अगर आपको डेस्टिनी चाहिए कि भाई हमारी डेस्टिनी के अंदर होना चाहिए कि हमारा सीए हो जाए, तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे अच्छे कर्म जीवन के अंदर करने हैं. ठीक है. कौन से अच्छे अच्छे कर्म? अगर आप चलते चलते कुत्ते को लात मार देते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका सारा हिसाब किताब पेपर के अंदर होगा. तो इसलिए जब तक आप सीए कर रहे हैं किसी को तंग ना करें. मेट्रो में जा रहे हैं, कोई एल्डरली पर्सन है, आपने उसको सीट दे दी, गुड डीड है. उस समय रिजल्ट वापस नहीं मिलेगा, लेकिन यूनिवर्स ने नोट कर लिया है. नोटेड. कब रिटर्न आएगा वो यूनिवर्स की मर्जी. यूनिवर्स के पास आपका अकाउंट बन रहा है. आप लोग बनाते हो ना अकाउंट अपना, है ना? सबके अकाउंट्स बनाते हो ना. यूनिवर्स के पास आपका बन रहा है. जो जो अच्छे काम है वो भी लिख रहे हैं. जितना आपने कुत्तों को लात मारी है, परेशान करा है, वो भी लिख रहे हैं. सारा कुछ लिख रहे हैं. सीए स्टूडेंट के जो अच्छे कर्म होते हैं ना, उसका फल कहाँ मिलता है? पेपर के अंदर. ठीक है. तो हार्ड वर्क भी करनी है और अच्छे अच्छे काम भी करने हैं, क्योंकि सीए करने के लिए दुआओं की ज़रूरत हमेशा रहती है. और दुआएं कैसे मिलती हैं? तो कभी भी चेक करना हो कि काम अच्छा है या नहीं, ये सोच लेना दुआ मिलेगी या नहीं. तो किसी को आपने रोड पार करा दी, वो आपको दुआ देगा. आपने किसी को सीट दे दी, वो आपको दुआ देंगे. कोई पर्सन सामान उठा के ले जा रहा है, उससे नहीं उठाया जा रहा, आप देख रहे हो, आपने उसकी मदद कर दी, वो आपको दुआ देंगे. जहाँ आपको दुआ मिलेगी लेते जाना और दिमाग में क्या बोलते जाना? सीए 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 करनी है मुझे, लेते चलो. सारी दुआएं जो है वो लेते चलो. ठीक है. तो चलिए फिर इसका मतलब AS2 हमें पूरा पूरा याद हो गया है. आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं. जुलाई 21 पेपर में आया हुआ सवाल है, देख लेते हैं क्या हम वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं. तो इसको नोट डाउन करते हैं, क्योंकि ये बुक हमारी प्रिंट हो चुकी थी, उसके बाद पेपर हुआ था, तो ये पेपर हमारी बुक के अंदर नहीं है. तो क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में ही था. AS के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन 1 में ही रहते हैं. जॉय लिमिटेड purchased 20,000 kgs of raw material at rupees 20 per kg during the year 2021.
Other information is as follows. टेबल है हमारे पास 3 कॉलम, particulars, units, amount. सबसे पहले है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स 2000 units, अमाउंट गिवन है 1 लाख, रॉ मटेरियल 2200 units, 44,000 rupees पर. Then direct labor 3,06,000, fixed overheads 3 lakh, sales 20,000 units and 11,20,000 amount. फिर हमारे पास है क्लोजिंग इन्वेंट्री, finished goods 2400, raw material 1800, अमाउंट डेफिनेटली आपको कैलकुलेट करना है. उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है प्लांट हैज़ अ कैपेसिटी यानी कि प्लांट एंड मशीनरी हैज़ अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 30,000 units per annum. However, the actual production during 2021 was 20,400 units. Next line, due to a fall in market demand, the price of the finished goods in which raw material is utilized is expected to be sold at 40 rupees per unit. Replacement cost of raw material
is 19 rupees per kg. Calculate value of inventory as per AS2. तो आराम से पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. जिसका सबसे पहले हो, कॉन्फिडेंट हो, वो यहाँ आके सॉल्व कर सकते हैं. ध्यान से करना. क्वेश्चन में गलती होने का चांस है और एक बार करने के बाद रिवाइज ज़रूर कर लेना. सॉल्यूशन अपना दोबारा चेक कर लेना. हाँ जी, किसी का हुआ? कर लो, कोई बात नहीं, आराम से कर लो. 1,30,200 एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल सही है. तो आप आ जाओ
और सॉल्व करो। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना, कैसे प्रेजेंट करेंगे। हाँ, आप आराम से पहले सोच लो, फिर आना इधर। आंसर सही आ गया तो एक मुकाम तो हो गया ना, दूसरा है अब प्रेजेंटेशन। तो देखिए आंसर मैं लिख देती हूँ, आप आराम से कोशिश कीजिए आंसर निकालने की। 1,30,200। टेबल बनाएंगे, टेबल के अलावा रेफरेंसेस देंगे रेलेवेंट AS2 से। वर्किंग नोट बनाएंगे फिनिश गुड की कॉस्ट कैलकुलेशन का। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वेटेज होंगे फिनिश गुड की कॉस्ट कैलकुलेशन पर। तो जो चीज़ क्वेश्चन में सबसे मुश्किल होगी, ज़्यादा मार्क्स वेटेज वहीं पर होगी। ठीक है, आ जाओ आप सॉल्व करो। पहले तो वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, आपने पर यूनिट निकाला है, ठीक है। तो अमाउंट के ऊपर बस आप लिख दो पर यूनिट, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हर अमाउंट पर यूनिट निकाल सकते हो, या पहले टोटल निकाल सकते हो, फिर अपॉन में नंबर ऑफ़ यूनिट्स कर सकते हो। पर जहाँ भी आप पर यूनिट निकालो तो लिखो ज़रूर कि पर यूनिट है ये अमाउंट।
तो देखिए अगर हम पर यूनिट कैलकुलेशन करते हैं तो रॉ मटेरियल 20 रुपीज़ पर यूनिट आ ही रहा है। लेबर निकालेंगे, टोटल अमाउंट दिया है, डायरेक्ट लेबर है तो डिवाइड करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन से पर यूनिट निकालने के लिए। वेरी गुड। फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे 30,000 पर, एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज हायर। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, वेरी गुड, 45 रुपीज़। टेबल ऊपर बना हुआ है। तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 45, एनआरवी है 40। अब इजी है, क्वेश्चन वैल्यूएशन हो गया 40 पर, और फिनिश गुड की एनआरवी कम है तो रॉ मटेरियल चला जाएगा एनआरवी के ऊपर 19। बस अब तो क्वेश्चन खत्म है। नहीं, आपको किस में ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया। अच्छा ये बता दो लिखेंगे क्या क्या। अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर ली। रेफरेंस देना किस किस का है। AS2 पैरा 5 का रेफरेंस देना है, और बस 24 का भी रेफरेंस देना है ना। चॉकलेट जा सकती है तुम्हारे हाथ से। 24 का भी रेफरेंस देना है। वेरी गुड। तो देखिए भाई, जुलाई 21 में आया हुआ क्वेश्चन, बेटर यही रहेगा आप पर यूनिट निकालो इस क्वेश्चन में। अगर आप फुल अमाउंट से करते हो तो थोड़ा सा और टेक्निकल करना पड़ेगा। मैं करके दिखाऊं, फुल अमाउंट से किया है किसी ने, फुल अमाउंट से भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमने निकाला है पर यूनिट। दूसरा तरीका ये है, टोटल कॉस्ट निकाल लो और उसको फिर डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से। ठीक है, बेस्ट तो पर यूनिट है, पर अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें तो देखो टोटल कॉस्ट क्या होगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ परचेज जितना रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया, साथ में है हमारी लेबर, साथ में है हमारे ओवरहेड्स टोटल, और फिर डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ यूनिट से। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो देखो यूनिट्स कितनी आएंगी, क्या हम निकाल सकते हैं। 20,400। सबसे पहले चाहिए हमें ओपनिंग, ये हमारे पास है 2200, प्लस किया परचेजेस, कहाँ से मिलेंगी, फर्स्ट लाइन से, है ना। फर्स्ट लाइन में गिवन है 20,000 kgs, माइनस किया हमने क्लोजिंग 1800। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यूनिट्स आ गई 20,400। अमाउंट निकालेंगे 2400 इंटू में 20 रुपीज़, कितना आ गया। हाँ जी बोलो। लीफो नहीं, आपके पास डिटेल्स नहीं है परचेजेस की। फीफो या लीफो या वेटेड एवरेज कब लगेगा, जब मेरे पास ये गिवन हो, ये 20,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल मैंने कैसे कैसे खरीदा। तो सपोज क्वेश्चन बोले 5,000 मैंने इस रेट पे खरीदा, फिर मैंने 7,000 खरीदा। नहीं, इसमें हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक है कि हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। हमने कहा भाई 20,400 यूनिट कंज्यूम हुई 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। हाँ, ये आपका पॉइंट ठीक है, अगर माइंड में ये डाउट आया कि हमें ऐसे करना चाहिए, बट वो हम यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं। वो हम कब कंसिडर करेंगे, अगर हमें लॉट वाइज डिटेल्स दी हो तभी। अदरवाइज हमने कहा भाई सिंपली इसको 20 रुपये पे डाल दो।
हाँ, आंसर तो आपका सही आएगा, डाउट मैं आपका समझ गई, बट वही मैं आपके कह रही हूँ, उस चीज़ को हम यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, जितना कंज्यूम्ड है उतना हमने पूरा का पूरा ले लिया। ये जो बाइफर्केशन है इसको हम छोड़ देते हैं, ओपनिंग में से कितना यूज़ किया और परचेज में से कितना यूज़ किया, ठीक है। फिर आगे चले, मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद लेबर। हाँ जी, कैसे निकालोगे? नहीं, वो एक्चुअल प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, है ना, वो है हमने यूनिट्स कितनी बना ली, और ये हमें देखना है रॉ मटेरियल की यूनिट्स कितनी कंज्यूम हुई। तो ये तो चांस की बात है कि यहाँ पर सेम आ रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं है, वो फिनिश गुड की यूनिट्स हैं और ये हम देख रहे हैं रॉ मटेरियल की कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई है, ठीक है। लेबर 3,06,000। फिर देखें फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड, अब जब आप टोटल अमाउंट निकालोगे तो कैसे करोगे? पहले तो आपने किया 3 लाख, अपॉन में किया आपने 30,000, ये तो पर यूनिट आया ना। अभी सब कुछ टोटल अमाउंट निकाल रहे हो तो टोटल लेना पड़ेगा, तो इनटू किससे करोगे? 20,400 से। तो देखो कितना आया, 2,04,000 ना। और फिर देख लो टोटल कॉस्ट, $9,18,000, नंबर ऑफ यूनिट्स 20,400। तो चेक कर लो कॉस्ट पर यूनिट 45। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, पर बेटर वही है पहले ही हम उसको पर यूनिट ही निकालें, इसमें एक्स्ट्रा ही कैलकुलेशन है, लेकिन तरीका तो ये भी है, करोगे तो पेपर में सही होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा AS2 जो है फाइनली ख़त्म हो जाता है। AS2 को टाटा बाय बाय अब हम कह सकते हैं, ठीक है। बाय बाय करते करते लास्ट में फिर से देख लो, कहीं कोई मुश्किल हो AS2 में, कोई डाउट, कोई पॉइंट जो ना समझ में आया हो तो पूछ लो, आराम से एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। हाँ जी, कोई डाउट है आपको? हमने सीखा था कि विच एवर इज़ हायर से हमें करना है सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए, क्योंकि कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हुए हम लोअर लेते हैं, तो इसलिए हमें दोनों में से हायर से जब हम डिवाइड करते हैं मैथ्स को अप्लाई करते हुए कॉस्ट लोअर आ जाती है, इसलिए, ठीक है। और देखो, और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर स्माइलिंगली AS2 को बाय बाय कर देते हैं। AS2 हमारा फिनिश हो जाता है और आज की क्लास भी हमारी यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।